दोस्तों, अभी हमने वांगचुक क्रॉस किया है। ये हिमेश है पीछे, जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छी साइकिल चला रहा है। और ये देखिए, हम इतना मज़ेदार व्यू का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए क्या मस्त रिवर है, ये रोड है, पीछे पहाड़ मस्त, ठीक है। और हालत बहुत ही बात दिया है। तो आप भी ज़रूर आइए एडवेंचर के साथ किसी भी साइकिल और ट्रैक पर, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। यस, वी आर इनटू किन्नौर। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं देहरादून पहुंचा हूं। मैं यहां मुलाकात करूंगा एक युवा साइकिलिस्ट विजय प्रताप सिंह जी से, जिन्होंने देहरादून से लेकर स्पीति तक 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर साइकिल पर तय किया है। और यहां हम इस समय देहरादून के पास एक जंगल में हैं और जंगल में आने की वजह हमारी ये है कि साइकिल और जो नेचर है उसका एक करीब का रिश्ता है। उस रिश्ते के बारे में हम बहुत सारी जानकारियां लेंगे विजय प्रताप सिंह जी से। हमारे साथ हैं गजेंद्र मोला जी, जो पहाड़ी पेडलर ग्रुप के संस्थापक हैं। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। विजय प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपनी जो स्पीति का जो आपने दौरा किया साइकिल से, इस टूर के बारे में मुझे कुछ जानकारी दीजिएगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मौका देने के लिए, जो मैं आपके साथ ये जानकारी शेयर करूं। और आशा करता हूं कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि वो भी प्रेरित होकर उस साइकिलिंग को अडॉप्ट करें। तो ये स्पीति वैली का जो साइकिलिंग अभियान था, ये हमारा कोई पहले से प्लान नहीं था। ये जैसे लॉकडाउन चल रहा है आजकल, कुछ भी अचानक से हो जाता है, लॉकडाउन लगा या लॉकडाउन खुला, तो ऐसे हमारा पिछले 2 सालों से कुछ भी एडवेंचर नहीं हो पाया है। और जैसा कि मैं एक कम्युनिटी रन करता हूँ एडवेंचर, जिसके माध्यम से हम माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, साइकिलिंग टूर्स, ये सारी चीज़ें कराते रहते हैं। तो 2 वर्ष से हमारा कुछ भी नहीं हो पाया था, कोई भी लॉकडाउन की वजह से। तो जैसे ही अभी लॉकडाउन हटा, तो हमने एक स्पीति का साइकिलिंग टूर प्लान किया था, जिसमें 3-4 प्रतिभागी हमारे पास आने वाले थे अलग अलग स्टेट से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम देहरादून से स्पीति तक, जब हमें वो कंडक्ट कराने वहाँ जाना ही था, क्यों ना हम ये साइकिल से जाएं और इस अभियान को एक कुछ दिशा देकर कुछ लोगों को प्रेरित करने का काम करें। तो इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि देहरादून से स्पीति तक का साइकिल का अभियान साइकिल से ही तय किया जाएगा, कोई वाहन वगैरह का यूज नहीं किया जाएगा। और फिर हम प्लानिंग करके, मैं और मेरे एक टीममेट हिमेश कुमार, देहरादून से इस अभियान पर निकल गए। तो आप किस तारीख को यहाँ से निकले थे और कब आप वहाँ से वापस आए? सर, हमारा ये जो अभियान था, हमारा स्पीति में इसी महीने में पहले अभियान तय था, जो कि 11 तारीख से शुरू होना था। तो हमारा ये जो पर्सनल व्यक्तिगत अभियान था देहरादून से स्पीति वैली तक का, हम यहाँ से 21 तारीख में निकले, 21 जून जी। और हम अगले 7 दिनों के बाद काजा पहुँच गए थे। तो रास्ते में हमने नाहन पार किया, नाहन से सराहा, शिमला, नारकंडा, रामपुर, बुशहर, रिकोंगपियो, नाको, टाबो, काजा। और फिर हम काजा में रुककर वहाँ पे जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो गांव है कोमेक, उसका हमने दौरा किया। फिर दुनिया का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर है, उसका हमने वहाँ पर दौरा किया। और हमें वहाँ पर ये पता चला कि वहाँ पर एक ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट हुआ है, चिचम ब्रिज, और कहा जाता है कि वो एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। तो हमने वहाँ पर भी साइकिल से अपना अभियान जारी रखा। अच्छा, आपकी ये पूरी जो जर्नी है वो लगभग कितने किलोमीटर की थी? सर, इस जर्नी में हमें यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी हमने तय की, क्योंकि इसमें यहाँ से काजा तक की 650 किलोमीटर तक की दूरी, प्लस जो हमने स्पीति वैली में लोकल भ्रमण किया, वहाँ पर जैसे चिचम ब्रिज हम गए, फिर ये और भी कई सारी जगह थी, पिन वैली था, ये किब्बर था, की मोनेस्ट्री थी, ये सारी जगह करके तो लगभग हमने 800 किलोमीटर की दूरी इसमें तय की। तो आपकी जो साइकिल यात्रा होती है, वो आप प्रतिदिन लगभग कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की कैपेसिटी रखते हैं?
सर इसमें जैसे प्रतिदिन हम अगर एक प्लेन, इसमें ये भी अंतर आ जाता है कि आप किस भाग पर साइकिलिंग कर रहे हैं। सपोज करो अगर एक चढ़ाई वाला भाग है तो उसमें हम प्रतिदिन 150 से 180 किलोमीटर तक की साइकिल यात्रा कर सकते हैं एक दिन में। और अगर वही मैदानी की बात करूं तो एक दिन में 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है साइकिल से। जी सर। इतनी कैपेसिटी होती है सर? जी सर, और इतनी आपने कितने किलोमीटर चलाया होगा साइकिल? अभी इस अभियान के दौरान हमने एवरेज, क्योंकि इसमें काफी सारी चढ़ाई और उतराई भरा हुआ था, इसमें सड़क का नामो निशान नहीं था, पूरा ऑफ रोड था, जैसे जो खुदी हुई मिट्टी के रास्ते, ऐसे रास्ते होते हैं। तो हमारा ऑन एन एवरेज सर इसमें 80 से 90 किलोमीटर का औसत के हिसाब से हमने प्रतिदिन साइकिल चलाया। अच्छा, जो साइकिल यात्रा जब आप करते हैं तो उस समय एक साइकिलिस्ट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा सबसे पहले तो साइकिलिस्ट को देखो अपने बॉडी को हमेशा रिचार्ज रखना है, तो पानी का भरपूर मात्रा में आपके पास भंडार होना चाहिए। अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जगह पर पानी अवेलेबल है रास्ते में। अगर नहीं भी है तो आपके पास समुचित मात्रा में पानी और खाने की चीजें जरूरी होनी चाहिए, जो कि आपको बीच बीच में एनर्जी और स्फूर्ति प्रोवाइड करती रहें। उसके बाद आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपका एक स्टॉप रात्रि विश्राम कहाँ होगा। ठीक है, धूप से बचने के लिए आपके पास अच्छे क्लोथिंग वगैरह होने चाहिए, टोपी वगैरह हो, और एक हेलमेट तो हमेशा यूज करना चाहिए आपको अगर साइकिल पर जा रहे हैं, क्योंकि आपकी भी कोई भी अगर दुर्घटना का शिकार होते हैं तो आपके सर पे चोट वगैरह ना लगे। ये प्रॉपर गियर होना चाहिए। प्लस आप अगर जैसे अंधेरे में साइकिल कर रहे हैं तो आपके जो वस्त्र हैं, जो भी आपकी ड्रेस है, वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, ताकि आप अंधेरे में जा रहे हैं तो पीछे वाले वाहन को एक दिखाई पड़ जाए कि सामने से साइकिलिस्ट वगैरह जा रहा है। और अपने साइड में किनारे पर आप चल के अपने आप को सेफली कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इस साइकिल यात्रा के दौरान जो आपने कैंपिंग की, वहां पर आपने मतलब आप कहीं कहीं स्टे किया आपने, या आप अपने कैंप वगैरह लेके गए थे, जो तंबू वगैरह होते हैं? सर हमारे पास अपने खुद के तंबू हैं, क्योंकि हम एडवेंचर फील्ड से आते हैं। तो हम सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें संसाधनों का सही उपयोग करना आना चाहिए। आप सपोज करो हम अगर कहीं लंबी दूरी पर जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि रास्ते में कैसी सिचुएशन आ सकती है, क्या हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे। तो हमारे पास कैंप था, खाने के लिए खाना था, अब हमारे पास इमरजेंसी में दूध वगैरह ये सारी चीजें थी। तो हमने अपना कैंपिंग को ही प्रेफरेंस दिया, हर रात को हम कैंप में रुकते थे। तो आपका कोई शेड्यूल होता था कैंपिंग का कि आपको सुबह इतने बजे स्टार्ट करना है और शाम तक इतने बजे तक आपको अपनी साइकिलिंग यात्रा बंद कर देनी है? कोई शेड्यूल होता है इसका? जी सर, इसमें शेड्यूल से ही चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें मौसम का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। क्योंकि जैसे कि जब हम स्पीति वैली में गए थे तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, धूप बहुत तेज पड़ती है और खुश्क मौसम रहता है, तो पानी की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की भी कमी होती है ऊपर। तो हमें अर्ली मॉर्निंग में ठंडक में स्टार्ट करना होता था, तो हम 4:30-5 बजे हम अपना अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देते जल्दी सुबह। और हमारा दिन का लगभग टारगेट रहता था 12 बजे तक का साइकिलिंग का। फिर हम 12 बजे को अपना लंच ब्रेक के बाद 2 घंटे का विश्राम लेते थे हम धूप में, और फिर अपना 2 या 3 बजे के करीब शाम को हम स्टार्ट करके हमारा शाम के 7:30 या 8 बजे तक का लक्ष्य रहता था कि जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं पर हमारा कैंप डलेगा शाम को। एक सवाल और है आपसे। सवाल यह है कि जब आप यात्रा पर होते हैं तो क्या आपकी फूड हैबिट चेंज हो जाती है या वही रहती है जो नॉर्मल रहती है? सर फूड हैबिट चेंज हो जाती है। जैसा कि आप सपोज करो समझ सकते हैं कि जब हम उस दुर्गम वाले इलाके में गए थे जहाँ पर 100-200 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट नहीं था, खाने के लिए कोई ढाबा नहीं था, तो जितना भी चीज़ें हम खुद से ले जा सकते हैं, जैसे कि दूध हो जाता है, दूध पाउडर हो जाता है, या ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, या जैसे कॉर्नफ्लेक्स, या जो एक मतलब रेडीमेड खाना जो आता है जैसे हम दूध में डाल के, वो सारी चीज़ें हमें खानी पड़ जाती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना पड़ता है, मतलब लिक्विड वाली चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। तो हमारा सिर्फ 2 ही टाइम प्रॉपर खाना होता है, एक सुबह को ब्रेकफास्ट, एक रात को डिनर। रास्ते में बाकी चीज़ें खाते रहते हैं, तो हम दूध में बना के कॉर्नफ्लेक्स डाल के खा सकते हैं। फिर रात को भी सेम ऐसे ही, अगर बीच में हमें प्रॉपर खाना मिल गया तो वो हमारे भाग्य की बात है। अदरवाइज अपने उसी संसाधनों पर हमें कई बार को रात को 1 गिलास दूध में ही कॉर्नफ्लेक्स खा के सोना पड़ता था, ताकि अगले दिन मतलब थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज तो करना ही पड़ता है। बट ये सही भी है, क्योंकि आदमी को अपनी ना लिमिट्स का पता होना चाहिए कि मैं मेरी जो शारीरिक क्षमता है वो किस लिमिट तक अपनी सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती है। और इस चीज़ से ये भी पता चला कि अगर आदमी अपनी प्रॉपर हर दिन दिनचर्या में अपनी फिजिकल उसको दे तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए कोई खास तैयारी की थी आपने पहले वहाँ जाने से पहले? सर इसके लिए कोई खास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। मैं हर किसी को बताना चाहूँगा
कि जो मेरा प्रतिदिन का शेड्यूल है, मेरा घर से मेरा ऑफिस डेली का 14 किलोमीटर है, तो मेरी डेली की वो एक मैं साइकिल से जाता हूँ देहरादून में अपने ऑफिस में। एक किसी इमरजेंसी वाले दिन मैं कोई वाहन वगैरह का यूज करता हूँ, तो दिन की मेरी 14-15 किलोमीटर की वो राइड सुबह होती है, 14 की शाम को होती है, तो वही 28-30 किलोमीटर मेरे दिन के होते हैं। तो उससे मेरी टांगों का एक अच्छा खासा रिदम बना रहता है, मैं कभी भी कहीं पर भी राइड कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा हमारे जब वीकेंड आ जाते हैं तो उसमें हम कभी मसूरी चले जाते हैं, देहरादून के आसपास, जैसे हम यहाँ जंगल में इधर आप निकलिए, अगर आप दिन के 20 किलोमीटर भी चलाएंगे तो आप अपने आप को शारीरिक रूप से सक्षम मान सकते हैं किसी भी लंबी यात्रा को रूप देने के लिए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग साइकिल चलाते हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ जाती है, ऐसा कुछ होता है? जी सर, जरूरत पड़ती है जी। ये एक बहुत बड़ा वो है। तो इसमें जैसे मैं बताऊंगा कि काफी सारे हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको अगर अपना पर्सनल व्यक्तिगत वो बताऊं तो एक इंडिया का ब्रांड है एनर्जेल और एक है लीप इंडिया करके, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब इसमें ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्याज और लहसुन की मात्रा है वो हमारे ब्लड को पतला करती है। जितना आपका ब्लड पतला होगा उतनी आपको शरीर में थकावट कम होगी। तो आप घर पर भी ये प्याज और लहसुन का यूज कर सकते हैं, खाने में हर किसी के यहाँ है। प्लस इसके कुछ प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, आप उनको भी यूज कर लीजिए। तो इससे आपको थकान कब लगेगी और आप हर टाइम पर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लगभग कितने दिन की यात्रा थी आपकी ये? सर ये यात्रा हमारी 7 दिन में हम यहाँ से काजा गए थे और उसके अलावा फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करके हमने कम से कम 14-15 दिन हमने साइकिलिंग करी है। किसी एक इस यात्रा के दौरान किसी एक खास चुनौती का जिक्र करना चाहेंगे? जी सर जी। एक खास चुनौती ये थी कि जब हम अपना ये स्पीति वैली में एंटर किया था हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ पर हमें पता चला शाम के 6 बज गए थे और हमें पता चला कि जैसे हम हर पड़ाव अपना जो कैंप डालते थे वो किसी ना किसी लोकल गांव के पास डालते थे कि यहाँ पर कोई रिहायशी इलाका है, पर हमें उस दिन पता चला कि इधर 50-60 किलोमीटर तक कोई दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक सुनसान सड़क जा रही है, रेगिस्तान है, ना कोई पानी का स्रोत है ना कुछ है। तो हम अपना चाय पी रहे थे, वहाँ पर BRO के जो वर्कर्स होते हैं उनके 3 शेड बने होते हैं जंगल के बीचों बीच में, मतलब सुनसान इलाके में। तो हमें फिर पता चला कि आज तो हमको इधर ही रुकना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ एक पानी की 2 बोतलें थी, एक हमारे पास दूध पाउडर था। तो हमने उस दिन टेंट नहीं लगाया। मेरे साथ एक 16 साल का बच्चा था जिसको ट्रेन में कर रहा हूँ, हिमेश कुमार, जो साइकिलिंग में अच्छा कर रहा है। तो मैंने उसे बोला कि आज रात को हम इसी टीन शेड के अंदर रुकेंगे जिसमें मजदूर लोग रहते थे। तो हमने वो उधर सफाई करी क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था उस टाइम पर, और हमने वहाँ पर अपने दूध के गिलास में पानी डाला और दूध पाउडर घोल के अपना कॉर्नफ्लेक्स पी के सो गए। सुबह हमने वहाँ से यात्रा शुरू करी, तो हमें सुबह को 50 किलोमीटर और तय करने पड़े थे पहली चाय के लिए। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग दिन था वो। उसमें मजा भी बहुत आया? बहुत मजा आया उसमें। हमें पता चला कि 50 किलोमीटर की कीमत क्या होती है जब हम चाय के लिए तड़प रहे थे। अच्छा, जब आप इस यात्रा पर गए तो क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि हमें वापस जाना चाहिए आधे रास्ते से, ऐसा कुछ महसूस हुआ कभी? ऐसा महसूस नहीं हुआ कि, बट 1-2 बार हमें ऐसा लगा कि कई वाहन ऐसे थे जो खाली वहां से जा रहे थे और उन्होंने हमारे पीछे साइकिल पर काफी सामान देखा। उन्होंने बोला हम आपको आगे के शहर तक छोड़ देंगे। तो फिर मैंने बोला कि अगर हम यहीं पर टूट के हार गए तो फिर इसका साइकिल यात्रा का मतलब ही क्या रहता है। जब हमने पिछले 5 दिन कवर कर लिए हैं तो आगे के 2 दिन का स्ट्रगल और सही, क्योंकि वो चढ़ाई बहुत ही कठिन थी। वहाँ पर पूरा ऑफ रोड था, सिंगल रोड थी, सामने से वाहन भी आ रहे थे, तो हमें पूरा रुकना पड़ रहा था उनके लिए चढ़ाई पर भी। अदरवाइज इससे हमारा रिदम टूट रहा था। अगर हमारा एक बार रिदम टूट जाता है तो उसको दोबारा से शुरू करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। अच्छा, क्या साइकिल आप बचपन से ही चलाते आ रहे हैं या अभी आपने कुछ युवावस्था की तरफ कदम बढ़ाते हुए साइकिल को पकड़ा है? सर स्कूल टाइम तक 12वीं क्लास तक हम स्कूल साइकिल से जाते थे। उसके अलावा फिर हम जब बीच में जॉब वगैरह करी 3-4 साल तो ये सारी चीज़ें छूट गई जी। अब फिर इसके बाद जब से ये एडवेंचर का है तो मैंने साइकिलिंग और बाकी सारी चीज़ें शुरू करी हैं। अब इसमें मैं एक ये चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर मैंने एडवेंचर के क्षेत्र को अपनाया है बाकी की नौकरियों को छोड़कर, तो मेरे को खुद को एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैंने इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह समाज में उतार दिया। अगर मैं ही आज साइकिलिंग नहीं करता हूँ और मैं युवाओं को बोलता हूँ आइए मेरे साथ एडवेंचर के साथ साइकिल करिए, तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 लोग भी प्रेरित होंगे। और अगर मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-4-5 लोग तो एटलीस्ट प्रेरित होकर ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। एडवेंचर और आपकी साइकिल का कितना पुराना रिश्ता है? सर 2016 में हमने एडवेंचर शुरू करी थी। उससे पहले मैं बैंक में जॉब करता था
और उसके अलावा 3 साल मैंने ट्रैकिंग वगैरह की है सीरियसली। तो मुझे पता चला जब मैं थोड़ा फ्री हुआ कि अगर मैं शहर में बैठा हूँ फ्री, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, इधर एक पैदल बाइक लेकर जाना पड़ता था मुझे इधर उधर जंगलों में फोटोग्राफी करने के लिए। तो मैं बोला कि क्यों ना हम एक साइकिल ले लें। ये जब मैंने साइकिल ली तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स थे, साइकिलिस्ट थे देहरादून में, उनके थ्रू मेरे को ये चीज़ें पता चली। और फिर तभी से मैंने लक्ष्य बनाया कि हम युवाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने साथ जोड़ेंगे। और आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारी टीम एडवेंसिल के 3 राइडर उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल्स में। एक अवनीश राणा करके है, उसने अभी कांस्य पदक भी हासिल किया था नेशनल्स में। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है आगे साइकिलिंग के लिए। अच्छा, साइकिलिंग के जैसे आप साइकिल की यात्रा करते हैं, आप एक साइकिलिस्ट। जी सर। एडवेंचर और साइकिलिस्ट का एक गहरा नाता है। जी सर। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, युवाओं को मैं ये संदेश दे सकता हूँ कि साइकिलिंग जो है एक उभरता हुआ गेम है। अगर आप इसे एक प्रोफेशनली भी लेके चलना चाहें तो आप आज की डेट में ये देखिए कि जब क्रिकेट को इतने लाखों लोग खेल रहे हैं तो साइकिलिंग को सिर्फ कुछ हजारों लोग खेल रहे हैं नेशनल लेवल पर। तो अगर आप इसे सीरियसली अडॉप्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप साइकिलिंग के सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, साइकिलिंग के कोई बड़े नाम हो सकते हैं। क्योंकि अभी इतना कंपटीशन नहीं है साइकिलिंग में, बहुत ही कम लोग हैं जो साइकिलिंग को अडॉप्ट करके आगे आ रहे हैं। तो आपका कहना है कि जो साइकिलिंग है ये एक करियर के रूप में भी? जरूर। मैंने देखा है यूरोप में जैसे टूर डी फ्रांस होती है या वहाँ पर साइकिलिंग एक्सपीडिशंस होते हैं। अगर आप देखें जम्मू कश्मीर की तरफ, हिमाचल की तरफ, तो वहाँ मनाली से लद्दाख का साइकिलिंग एक्सपीडिशन होता है। तो वहाँ कितने सारे कई सैकड़ों युवाओं को साइकिलिंग से रोजगार मिल रहा है। साइकिलिंग गाइड के रूप में वो काम कर रहे हैं, साइकिलिंग एक्सपर्ट मैकेनिक के रूप में वो काम कर रहे हैं और अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप आईटी में इंजीनियर बने या एमबीए करके ही मैनेजर बने। आप साइकिलिंग के फील्ड में आइए। यहाँ पर इतने सारे अच्छे पहाड़ हैं, इतनी सारी अच्छी ट्रेल हैं। यहाँ पर साइकिल के पार्क बनाइए, साइकिल की रेसेस में जाइए। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी हो सकता है अगर आप इसके प्रति शौकीन हैं तो। अगर कोई करियर ऑप्शन के रूप में भी इसको अडॉप्ट ना करना चाहे फिर भी साइकिल कितनी इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए? सर, अगर आप यकीन माने तो मैं साइकिलिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, रतन टाटा सर को देखें, अंबानी जी को देखें, तो कभी ना कभी वो भी अपने पार्क में साइकिल चलाते हुए दिख जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा साधन है अपने आप को फिट रखने का। इससे आप बोर ये नहीं होंगे कि रनिंग के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को आज इतने किलोमीटर दूर दौड़ के जाना है। बट अगर आपके पास साइकिल है, मेरा घर क्लेमेंट टाउन में है और मुझे मसूरी जाना है या मुझे रायपुर जाना है, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कहाँ जाऊँगा। जहाँ मेरा मन करेगा मैं उधर निकल सकता हूँ। तो आप अगर पर्यावरण प्रेमी हैं, आप अगर मैसेज देते हैं कि आप पेड़ पौधों की रक्षा करें ऐसी, तो सबसे पहले साइकिल अडॉप्ट करिए। आप अपनी कार, बाइक, इन सब चीज़ों को त्यागिए अपने अहम रोल में। आप शहर को जाम से निजात दिला सकते हैं। अगर हमारी 50% से ज़्यादा जनता साइकिल को अडॉप्ट कर ले तो शहर में कारों का या बाइकों का जाम ही ना लगे। अच्छा, जब आप बैंक की सर्विस के दौरान मोटरसाइकिल पर सफर करते थे उस समय और आज में जब आप साइकिल चलाते हैं क्या अंतर महसूस करते हैं? सर, जब बैंक की जॉब में करता था तो एक फ्रस्ट्रेशन रहता था, प्रेशर रहता था ऊपर से टारगेट्स का। उस प्रेशर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कहीं पर बाइक भिड़ रहा है, कहीं पर गुस्सा निकल रहा है, ये सारी चीज़ें होती थी। अब अगर आज की डेट में मैं साइकिल करके जा रहा हूँ तो मैं खुद को स्वस्थ महसूस प्रतीत कर रहा हूँ, प्लस मैं अपनी पर्यावरण के प्रति योगदान दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस मैं जब मेरा मन चाहता है तो मैं लंबी लंबी हजारों किलोमीटर की यात्राएं भी कर लेता हूँ। इतना फिट मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। तो यही डिफरेंस मैंने पाया है उस टाइम में और इस टाइम में। और आपकी ये सबसे लंबी ट्रिप थी? जी सर, सबसे लंबी ट्रिप ये थी। इससे पहले मैंने यहाँ से देहरादून से दिल्ली की इंडिया गेट की लौट फेयर करी थी 26 घंटे में, जो 500 किलोमीटर का सफर था नॉन स्टॉप। ठीक है, अब आगे का प्लान क्या है? सर, आगे का मेरा प्लान, अगर मेरे को सपोर्ट मिले अच्छे लोगों से, तो मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर हमारे एक गोल्डन क्वाड्रेटर बोलते हैं उसको, जिसमें चारों मेट्रो सिटीज़ को जोड़ के माना जाता है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और फिर वापस दिल्ली। तो ये मैं कर सकता हूँ आगे। यात्रा का उद्देश्य भी पर्यावरण के प्रति या युवाओं को किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के प्रति जागरूकता फैलाना ही रहेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री विजय प्रताप सिंह जी से। विजय प्रताप सिंह जी से हमें बहुत सारी जानकारी मिली साइकिल को लेकर, और साइकिल चलाने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपकी फूड हैबिट क्या होनी चाहिए, इन सब बातों पर आपने हमें विस्तार से जानकारियाँ दी। हमारे इस कार्यक्रम में साक्षात्कार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय प्रताप सिंह जी। और हमारी शुभकामना है कि आपकी ये साइकिल यात्रा धीमे धीमे ही सही चलती रहे, कभी
ये धन्यवाद। थमे नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।